नमस्कार दोस्तों। स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार के अंदर मीटिंग खत्म होते ही वह दोनों कार में बैठकर अपनी दादी से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन वह लोग जैसे ही कार में बैठते हैं, अनाया इशारा करके कार का पार्टीशन ऑन कर देती है और एक स्विच ऑन करके कार को पीछे से बेड में कन्वर्ट कर देती है। उसने यह सब इतनी जल्दी किया था कि हर्षवर्धन को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। यह कार एक मॉडिफाइड कार थी और काफी लग्जरी कार थी। इस कार के आगे पीछे हर्षवर्धन के बॉडीगार्ड की कार चलती थी और हर्षवर्धन एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयल चलाता था, वह भी कस्टमाइज्ड। इसीलिए यह आम कारों से काफी अलग थी। वही सेफ्टी पर्पस, सुरक्षा के भावना से भी यह कार काफी अच्छी थी। ये कार दिखने में एक मिनी वैन से भी कम नहीं थी। राइटर के सवाल। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हकीकत कद की जिदंगी में क्या ऐसा होता है। मेरे जैसे लोगों को तो एक छोटी सी बाइक खरीदने में भी तकलीफ हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन मेरी बात से सहमत है। वही हमारी कहानी में हर्षवर्धन तो अभी भी सदमे में था। तब तक तो उसकी यह छोटी मगर खरगोश जैसी बीवी उसके ऊपर आ चुकी थी और उसे अपने नीचे दबोचते हुए काफी सेडेक्टिव तरीके से उसे देख रही थी। वहीं उसके वह छोटे बच्चों जैसे कपड़े हर्षवर्धन को खुद पर से काबू खोने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन उसकी बीवी उससे भी ज्यादा आगे चल रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में अभी वह कुछ सोच समझ पाता। उससे पहले ही उसकी बीवी ने अपने छोटे छोटे दांतों से और अपने छोटे से पिंक होठों से उस पर हमला कर दिया। वह किसी भूखे भेड़िए की तरह उसे किस करने लगी। कभी उसके होठों पर किस करती, तो कभी उसके गाल पर किस करती, तो कभी उसके गले पर, तो कभी उसके माथे पर, कभी उसकी आंखों पर किस करती। उसकी छोटी छोटी किसी और उसकी हरकत से तो हर्षवर्धन के दिल में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। उसे अपने दिल में सालों से जो सुकून नहीं मिला था, उसे वो सुकून को पाने का एहसास होने लगा। तभी उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और उसने एक झटके से अपनी छोटी और मासूम सी बीवी को पलट दिया। उसके ऐसा करते ही अनाया, जो उसे चूमने के लिए नीचे झुक रही थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। हर्षवर्धन उसके दोनों हाथों को ऊपर दबोचते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अब मेरी छोटी सी बीवी, मेरी बारी है। ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि प्यार कैसे किया जाता है। इतना बोलना ही था कि वह उसके होठों को अपने होठों के बीच दबोच लेता है और उसे चूमने लगता है। लेकिन सदमे की वजह से अनाया अपने होठों को खोल ही नहीं रही थी। इसलिए हर्षवर्धन को गुस्सा आया और उसने उसकी कमर को हल्के से दबाया, जिससे अनाया को दर्द हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। और मौके के फायदा उठाते हुए हर्षवर्धन ने अपने होठ उसके मुलायम होती पर रख दिए। लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई, क्योंकि हर्षवर्धन ने उसके मुंह में अपनी गर्म जीभ टंग डाल दी थी और वह उसे चूमने लगा था। थोड़ी ही देर में उसने अनाया के ऊपर के कपड़े निकाल दिए। अब वह सिर्फ अंडरगारमेंट, अंदर के कपड़ों में बावो थी और उसने अपना भी शर्ट और कोट निकाल दिया था। वह उसे बेदर्दी से चूम रहा था। अनाया अभी मदहोशी में लंबी लंबी सांस ले रही थी। हालांकि वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे को कई बार चूमते और प्यार दिखाते थे, लेकिन आज तक उन दोनों ने कभी भी अपनी हद पार नहीं की थी। ना ही वह दोनों एक हुए थे। हर्षवर्धन चाहता था कि अनाया और वह दोनों तभी एक दूसरे के नजदीक आए जब उन दोनों के बीच सच में प्यार हो। वह दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट तो थे और हर्षवर्धन अपनी बीवी को प्यार भी करने लगा था, लेकिन उसे अनाया का पता नहीं था और वह अपने उसे खास पल को स्पेशल बनाना चाहता था। इसीलिए वह लोग हमेशा एक लिमिट तक ही नजदीक आते थे। लेकिन आज लग रहा था उन दोनों की ही लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तभी उन दोनों के फोन की रिंग बाजी। हर्षवर्धन ने तो फोन को इग्नोर कर दिया, लेकिन अनाया जानती थी कि यह फोन जरूर किसी खास काम के लिए आया होगा। इसीलिए वह हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए हांफती आवाज में बोली, हर्ष, खुद को कंट्रोल कीजिए, अभी हम कार में हैं। यह सुनना ही था कि हर्षवर्धन को भी महसूस हुआ
कि वह यह तो देखना भूल ही गया कि वह दोनों कार में है। वह खुद को उस लंबी सी सीट पर एग्जिस्ट करता है और अपनी बीवी को खुद के ऊपर खींचकर, पीछे से ब्लैंकेट निकालकर अपने और अनाया के ऊपर डाल लेता है। फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए अनाया का सर सहलाता है। इतने कम कपड़ों की वजह से अनाया को थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस हो रहा था, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती और पास पड़े बैग से फोन निकालकर उसमें देखने लगी। जैसा उसने सोचा था, फोन उसकी सेक्रेटरी रेशमा का था। हालांकि कि पिछले हमले में रेशमा थोड़ी सी घायल हुई थी और वह छुट्टी पर थी, लेकिन वह उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी और ज्यादातर काम वहीं देखी थी। इसीलिए अनाया ने तुरंत ही उसका फोन उठा लिया। सामने से रेशमा परेशान आवाज में बोली, बॉस, पता चला है कि वह लोग आपको वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द आप 21 की होने वाली है और 21 के होते ही आपकी मोम की प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी। यह सुनते ही अनाया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी रेशमा डरते हुए बोली, लेकिन बॉस, एक प्रॉब्लम है। रेशमा की डरी हुई आवाज सुनकर अनाया की भौहें उठ गईं और वह बिना भाव के बोली, साफ साफ बताओ, बात क्या है? रेशमा थोड़ी डरते डरते बोली, वह पता चला है कि उन लोगों की प्लानिंग कुछ और ही है। वह आपकी जगह किसी और को अनाया कपूर साबित करने वाले हैं, ताकि आपकी मोम की प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और आपकी मोम के जो वकील हैं, जिन्होंने वह विल बनाई थी, उन्हें बेवकूफ बना सके। ये सुनते ही अनाया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वह बोली, ठीक है, मैं देख लूंगी आगे क्या करना है, लेकिन उन लोगों के पल पल की जानकारी मुझे चाहिए। उन पर नजदीक से नजर रखना और हमारे आदमियों को कह दो कि जरा अलर्ट हो जाए, क्योंकि यह सारे काम उन बददिमाग लोगों के नहीं हो सकते। जरूर उन सबके पीछे कोई और है। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। फोन रखते ही उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर हर्षवर्धन उसका सर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा? मेरी क्यूट सी बीवी इतनी परेशान क्यों है? अनाया अभी भी ऐसे ही बिना कपड़ों के उसके ऊपर लेटी हुई थी। वह अपने सर को उसकी गर्दन में छुपाते हुए गंभीर लहजे में बोली, कुछ खास नहीं। लगता है कुछ लोगों के पर निकल आए हैं। शायद हम लोगों को कुछ वक्त के लिए अलग होना पड़े। ये सुनते ही हर्षवर्धन की पकड़ उस पर कस गई। वह गंभीर लहजे में पूछता है, क्या बात है और तुम क्या करने वाली हो? उसकी पकड़ को महसूस करके अनाया समझ गई कि उसने कुछ गलत समझा। अनाया उसकी गर्दन को चूमते हुए बोली, मेरा कहने का मतलब है कि किसी को सबक सिखाने के लिए हम दोनों को कुछ वक्त के लिए अलग रहना होगा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुमसे दूर जा रही हूं। इसके लिए इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन उसकी बालों को पीछे से कसते हुए उसकी आंखों में देखकर जुनून भरी आवाज में बोला, यह गलती करना भी मत। बीवी, तुम जानती हो मैं तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले ही कहा था, तुम्हारे पास मेरी जिंदगी में आने का मौका है, जाने का नहीं। और अब तो तुम मेरी मोहब्बत बन चुकी हो। अब तुम्हें मुझसे दूर होने की इजाजत नहीं है। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर भी अनायास ही मुस्कान आ जाती है। वह दिल ही दिल सोचती है कि उसने पूरा एक जन्म बिता दिया इस प्यार के लिए, और अब जाकर उसे किसी का प्यार नसीब हुआ था। वह उसकी होठों को चूमते हुए बोली, कुछ खास नहीं हुआ हर्ष। तभी हर्षवर्धन गंभीर लहजे में बोला, उन लोगों का पता चल गया जिन लोगों ने अस्पताल के बाहर तुम पर हमला करवाया था। अनाया कुछ सोचते हुए बोली, कौन थे वह लोग जिनकी वजह से मेरी सेक्रेटरी को चोट लगी? हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, उन लोगों को किसी ने पैसे दिए थे, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि किसने पैसे दिए थे, क्योंकि सामने वाला इंसान काफी सातिर है। यह सुनकर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, तुम चिंता मत करो, वह ज्यादा वक्त छुप नहीं पाएंगे। एक ना एक दिन उनको सामने आना ही होगा। हम तब देख लेंगे। तभी उन लोगों को कार रुकने की आवाज आती है। वह लोग समझ गए कि वह लोग घर पहुंच चुके हैं, लेकिन अपनी हालत देखकर अनाया के चेहरे पर शर्म के भाव आ जाते हैं। अनाया को ऐसे शर्माते देख हर्षवर्धन उसके होठों को चूमते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, तुम्हें अभी भी शर्मा रही हो?
अनाया उसके सीने पर और एक मुक्का मारते हुए उसे घूर कर बोली, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब छोड़ो मुझे, अंदर भी जाना है, कपड़े पहने दो। हर्षवर्धन उसे रोकते हुए बोला, यह सब शुरू तो तुमने ही किया था, और उन कपड़ों को मत पहनो, वह गंदे हो गए हैं, तुम इसे पहन लो। इतना बोलकर वह पीछे डिक्की में से अपने कपड़े निकालकर उसे दे देता है। शर्ट देखकर अनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हर्षवर्धन की हाइट उससे काफी ज्यादा बड़ी थी और उसकी बॉडी काफी मस्क्यूलर थी। उसकी शर्ट अनाया को घुटने तक आ जाती थी। अनाया फिर भी ज्यादा कुछ नहीं सोचती और उसकी शर्ट पहन लेती है, लेकिन वह काफी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने अपनी ही पेट से एक हैवी बेल्ट निकालकर उस शरपट अरब बांध लिया। अब वह काफी अच्छी सी वेस्टर्न ड्रेस दिख रही थी। हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें मेरी शर्ट में देखकर मुझे तुम्हें जाने देने का मन नहीं हो रहा। यह सुनकर अनाया उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारती है और कहती है, जल्दी से बाहर निकालो और कपड़े पहनो। इतना बोलकर वह बाहर निकल जाती है। क्या सच में अनाया जाएगी हर्षवर्धन से दूर? कौन सा दुश्मन था जिसने हमला किया था, और आगे कैसे बदला लेगी अनाया ब्लू हिल के विला में? हर्षवर्धन और अनाया अब भी अंदर जा ही रहे थे। तभी उनकी नजर अंदर बैठी हुई दादी मां पर पड़ी। दादी मां को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं आए, लेकिन अनाया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके दिल में दादी मां की एक खास रिस्पेक्ट थी। वह जानती थी कि दादी मां हर्षवर्धन को बहुत प्यार करती है, इसीलिए अनाया के दिल में भी उनकी खास रिस्पेक्ट थी। वह तुरंत हर्षवर्धन का हाथ छोड़कर दौड़कर छोटे बच्चों की तरह दादी मां के पास जाने लगी। यह देखकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गईं। उसे बर्दाश्त नहीं था कि उसकी छोटी सी बीवी उसके अलावा किसी और के पास जाए, लेकिन वह फिर भी शांत रहता है। तब तक अनाया जाकर दादी मां के गले लग चुकी थी। दादी मां उसका सर सहलाते हुए प्यार से बोली, अरे मेरी बच्ची आ गई, तुम्हें यह बदमाश परेशान तो नहीं करता? इतना बोलकर वह प्यार से उसका सर सहलाने लगती है। हर्षवर्धन भी तब तक आकर अपने सोफे पर बैठ चुका था। वह काफी नाखुश भाव से अनाया को देखता है, क्योंकि वह उसे छोड़ गई थी। इन सबके बीच उन दोनों ने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि दो जोड़ी आंखें ऐसी भी थीं, जो खतरनाक तरीके से उन दोनों को ही घूर रही थीं। यह आंखें किसी और किसकी नहीं, बल्कि दादी मां के साथ आई हुई लड़की की थी। वह कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन के सौतेले चाचा की बेटी थी, जिसका नाम पायल था, जिसने पहले भी अनाया को परेशान किया था, लेकिन तब वह नहीं जानती थी कि वह हर्षवर्धन के करीब थी। आज उसे हर्षवर्धन के साथ देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य साफ साफ नजर आ रहा था, और उसकी आंखों में एक नफरत भी नजर आ रही थी, वो भी अनाया के लिए। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनाया हर्षवर्धन के इतने करीब कैसे हो सकती थी। दरअसल पायल चाहती थी कि हर्षवर्धन उसकी किसी दोस्त के प्यार पर पड़ जाए, ताकि वह उसे अपनी उंगली पर नचा सके। हालांकि वह उसके अपने ख्वाब थे, जो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। हर्षवर्धन अपने सौतेले चाचा के इरादों को भी जानता था, और उनके बच्चों को भी। पायल भी उन्हीं में से एक थी। हालांकि पायल हमेशा ही हर्षवर्धन का अटेंशन पाना चाहती थी, इसीलिए वह दुनिया भर में हर्षवर्धन को अपना भाई कहती फिरती थी, और ऐसा दिखाई थी जैसे हर्षवर्धन उस पर जान छिड़कता है और उसके इशारे पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन हकीकत तो सिर्फ हर्षवर्धन को ही पता थी कि उसके चेहरा भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और उन्हें बर्दाश्त करने की एक लौती वजह थी उनकी दादी। और जब से उसने अपने मॉम डैड को खोया था, तब से तो हर्षवर्धन को अपनी सौतेली चाचा किसी कांटे की तरह नजर आते थे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक था कि उसके मॉम डैड के मर्डर में उसके ही किसी करीबी का हाथ है। लेकिन वह जान नहीं पा रहा था कि इन सब के पीछे कौन है। एक बार उससे पता चल जाए, या फिर छोटा सा भी सबूत मिल जाए कि उसके मॉम डैड के साथ क्या हुआ था और किसने किया था, तो उसके बाद तो हर्षवर्धन अपनी दादी की भी बात नहीं सुनने वाला था। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हॉल में बैठी हुई दादी काफी प्यार से अनाया से बात कर रही थी, और हर्षवर्धन
अपनी बिना इमोशन की आंखों से उन दोनों को देख रहा था। पायल को ऐसा लगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, इसीलिए वह चिढ़ते हुए बोली, दादी आप मुझे तो भूल ही गई। और ये लड़की कौन है? क्या वह भाई के साथ काम करती है? उनकी सेक्रेटरी है? इतना बोलकर वह ऊपर से नीचे अनाया को देखने लगी। उसकी आंखों में घिन्न साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की मुट्ठियां कस गईं और उसके आसपास का ऑरा खतरनाक होने लगा। वहीं उसकी आवाज से अनाया का ध्यान भी उसकी ओर चला गया। उसे देखते ही अनाया पहचान गई कि कुछ वक्त के लिए क्लब में उसकी बहस हुई थी। तब यह लड़की वहां थी और इसके साथ दो और लड़कियां भी थीं। वह सब कुछ याद आते ही अनाया की चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन किसी की नजर में आने से पहले ही वह चमक गायब हो गई। लेकिन हर्षवर्धन ने उसकी चमक को देख लिया था। वह समझ गया कि उसकी यह नन्ही सी बीवी मोह इससे निपट लेगी। इसीलिए वह देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड था कि अनाया आगे क्या करेगी। वही पायल की बात सुनकर दादी को गुस्सा आ गया। वह घूरते हुए पायल से बोली, बिहेव योर सेल्फ। पायल, एक तो तुम जबरदस्ती यहां आई, जबकि तुम्हें पता है कि हर्षवर्धन को बिल्कुल नहीं पसंद कोई भी उसके घर पर आए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जिद पर तुम्हें यहां लाई और तुम मेरी बहू को नीचा दिखा रही हो। यह सुनते ही पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दिमाग में तो एक ही लफ्ज गूंजने लगा, बहू। वह बेयकीनी यकीन से बोल पड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। यह मामूली सी लड़की हर्षवर्धन भाई से शादी नहीं कर सकती। इतना बोलकर वह सिर हिलाने लगी, जैसे वह खुद ही खुद को समझ रही हो कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसकी बात से दादी मां और गुस्सा हो गई और वह पायल को घूरते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है पायल? यह तुम्हारी भाभी है और हर्षवर्धन की वाइफ, अनाया हर्षवर्धन रावत, इसीलिए इसे अच्छे से बिहेव करो। यह सुनकर पायल किसी जिद्दी बच्चे की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोली, आप ऐसा कैसे कर सकती है दादी मां? आप हम सबको बिना बताइए हर्षवर्धन भाई की शादी कैसे कर सकती है, वह भी इतनी घटिया लड़की से? इसकी औकात तो भाई के सामने खड़े होने की भी नहीं, और आपने ऐसी लड़की की शादी भाई से कर दी। मैं शादी को नहीं मानती। उसका इतना कहना ही था कि अनाया के आसपास का ऑरा भी काफी खतरनाक हो गया और वह किसी जंगली शेरनी की तरह पायल को घूरने लगी। वही हर्षवर्धन का गुस्सा भी काबू में नहीं रहा था। वह घूरते हुए कड़क लहजे में बोला, भला मैं अपनी शादी के बारे में तुम लोगों से परमिशन, इजाजत कब से लेने लगा? और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं किससे शादी करूंगा वह तुम लोगों को बताकर करूंगा? उसकी आवाज में इतना दम था कि पायल की आवाज गले में ही दब गई और वह डर के मारे वापस बैठ गई, क्योंकि उसे हर्षवर्धन से बहुत डर लगता था। लेकिन आज वह फिर भी हिम्मत करते हुए बोले, लेकिन भाई यह लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं ये कौन सी गवार लड़की है जिसे आपने शादी कर ली है। आपके लिए यह सही नहीं है। यह सुनना ही था कि पायल की बात सुनकर अनाया की एक आईब्रो उठ जाती है और वह मजाकिया अंदाज में बोली, तो मिस पायल, आपके हिसाब से मेरे हस्बैंड के लिए कौन सी लड़की ठीक है? आप ही बता दीजिए। उसे बीच में बोलना देख। पायल गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम्हारी वह जानने की औकात नहीं है। अपनी जुबान बंद रखो और बीच में बोलना बंद करो। तभी अनाया किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, मेरे ख्याल से वह एक्ट्रेस तो नहीं जिसका नाम तानिया है और जिसने दावा किया था कि वह हर्षवर्धन को प्यार करती है और वह उससे शादी करने वाली है। शायद वह तुम्हारी ही दोस्त है। कहीं तुमने तो उसे वह आइडिया नहीं दिया था झूठी प्रेग्नेंट होने का नाटक करने का। इतना बोलकर वह अपनी एक आईब्रो उठा देती है। उसकी बात सुनकर तो हर्षवर्धन की आंखें भी कठोर हो जाती हैं, क्योंकि उसे भी वह ड्रामा याद था कि वह एक्ट्रेस कैसे उसके पीछे पड़ी थी। यह सुनकर तो पायल हड़बड़ाकर बोली, क्या बकवास कर रही हो? मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। तभी अनाया उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ओह, तो तुम उसे लड़की की बात कर रही हो जिसका नाम पूजा कोहली है। फिर कुछ सोचने का नाटक करके आगे बोली, जहां तक मुझे पता है
वह भी तुम्हारी दोस्त है। शायद वह भी हर्षवर्धन को पसंद करती है, तो तुम उसे अपनी भाभी बनाना चाहती थी। यह सुनकर पायल तपाक से बोली, बिल्कुल सही। वह कोहली खानदान की प्रिंसेस है और वह रुतबे में तुमसे बहुत आगे है और दिखने में भी तुमसे लाख गुना अच्छी है। वही मेरी भाभी बनने के लायक है। तभी उसका मजाक उड़ाते हुए अनाया बोली, क्या बात है? जिस लड़की ने कुछ महीने पहले अपना अबॉर्शन करवाया और अपने बच्चों को मार डाला और वह बिना शादी के प्रेग्नेंट भी हो गई थी, वह लड़की तुम्हारी नजरों में मेरे हस्बैंड के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे विचार इतने उम्दा हैं मेरे पति को लेकर। यह सुनकर पायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा के बारे में यह बातें अनाया को पता होगी, क्योंकि उसे पता था कि उसने अस्पताल में काफी पैसे दिए थे यह बात छुपाने के लिए। लेकिन उसे कौन बताएं कि उसके सामने बैठी हमारी हीरोइन एक मॉन्स्टर है। किसी की भी इंफॉर्मेशन निकालना उसके लिए चुटकियों का काम है। तभी पायल हकलाते हुए बोली, तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। यह सुन अनाया उसका दिमाग पढ़ लेती है। आखिर वो एक उमड़ा साइकाइट्रिस्ट भी थी। वो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, झूठ बोलना बंद भी करो। उसे अस्पताल में अबॉर्शन पेपर पर तुमने ही तो गारंटी पर साइन किया था। क्या तुम भूल गई? क्योंकि तुम्हारी वह शौक कोल दोस्त पूजा कोहली ने तुम्हें बताया था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी और इसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। क्या पायल के इरादे सामने आ जाएंगे? अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगी पायल? क्या अनाया और हर्षवर्धन के लिए कोई नई मुसीबत कर रही है इंतजार? ब्लू हिल के विला में अब तक आपने सुना कि अनाया पायल की सारी पोल खोल देती है और उसकी सारी बातें सुनकर जहां पायल सदमे में थी, वही दादी मां गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह पायल को गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, चली जाओ यहां से। खबरदार, आगे से ऐसी उलझलुल बातें अपने दिमाग में लाई भी तो वही अपनी दादी मां को पहली बार खुद पर इतना गुस्सा करते देख पायल की आंखें नम हो गईं। वह रोते हुए वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में अनाया के लिए नफरत और बढ़ गई थी। लेकिन वो अब अपनी ओर बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए पायल रोते हुए वहां से चली गई। पायल के जाते ही दादी मां चिंता भरे स्वर में अनाया से पूछती हैं, बेटा, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वह सही है? अनाया अपनी पलकें झपकाकर बोली, हां दादी मां, वह सही है। दरअसल इन लोगों की वजह से पहले भी मेरे साथ एक बार बहस हुई थी। तब मैंने इन लोगों की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, तो पायल के साथ उसकी दो दोस्त भी थीं, इसलिए मैंने उन लोगों के भी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। यह सुनकर दादी मां के चेहरे पर चिंता भारी भाव आ जाते हैं। वह बोली, अच्छा हुआ तुम्हें इन लोगों के बारे में पहले से पता चल गया, वरना पता नहीं ये लोग और कितना झूठ बोलते हैं। और वैसे भी इसकी वह दोस्तों मेरे सामने कितनी भोली भाली बनती थी और उन लोगों ने ऐसे काम भी किए हैं। अनाया उन्हें शांत करवाते हुए बोली, इस बारे में आप चिंता मत कीजिए दादी मां, आप बस शांति से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। इतना बोलकर वह खड़ी होकर अंदर जाने लगती है। तभी दादी मां उसका सर सहलाकर बोली, नहीं बेटा, कुक को बोल दो, वह कुछ बना देंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास बैठकर बातें करो। तभी अनाया बोली, नहीं दादी मां, मैं बना देती हूं। तभी दादी मां थोड़े डांटने के अंदाज में हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, तुम क्यों खाली बैठे हो? जाओ, जाकर मेरे लिए कुछ बनाओ। अब क्या मेरी छोटी सी बहू से काम करवाओगे? इतना बोलकर वह उसे घूरने लगी। वहीं अपनी दादी मां की बात सुनकर तो हर्षवर्धन की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि अब उनके लिए उनकी बहू उनके पोते से भी बढ़कर हो गई थी। लेकिन वह खुश था, इसलिए वह खड़ा हुआ और मुंह बिगड़ते हुए बोला, ठीक है, बना रहा हूं। हर्षवर्धन की यह बच्चों वाली हरकत देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह पहली बार था जब उसने हर्षवर्धन के यह एक्सप्रेशन देखे थे, वरना वह हर वक्त सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर रखता था और अनाया की बच्चे जैसी हरकत पर भी बस हल्का सा मुस्कुरा देता था। वह कभी चिढ़ता नहीं था। वह समझ गई थी कि दादी मां के आगे उसका यह कठोर पति भी बच्चा बन जाता है। फिर वह दादी मां बातें करने लगे। काफी वक्त हो चुका था, तो दादी मां को थकान होने लगी। तभी अनाया बोली, दादी मां,
आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक डिनर बन जाएगा। अभी भी डिनर में काफी वक्त है। दादी मां को भी यह सही लगा, इसलिए वह उसके सर सहलाकर बोली, ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में जाती हूं। अनाया एक नौकर को बुलाकर दादी मां को कमरे में ले जाने को कहती है। उसके जाते ही अनाया किचन की ओर देखती है। इस वक्त किचन में हर्षवर्धन कुकिंग कर रहा था, लेकिन वह दिखने में किसी ग्रीक गोद की तरह लग रहा था। उसने नेवी ब्लू कलर का पेंट पहना था और ऊपर व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिसे उसने अपनी पेट में टक किया हुआ था, और उसने किचन में काम करते हुए अपने शर्ट की स्लीव कोनी तक फोल्ड की हुई थी, और वह काफी सीरियस चेहरे के साथ कुकिंग कर रहा था। लेकिन उसके चेहरे के वह हैंडसम फीचर्स और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी उसे किसी पेंटिंग की तरह दिखा रही थी। अनाया किचन के डोर पर टेक लगाकर हर्षवर्धन में खोई हुई थी। तभी कुकिंग करते हर्षवर्धन को भी महसूस होता है कि कोई उसे ही देख रहा है। वह खुशबू से ही पहचान गया था कि यह उसकी नटखट बीवी है। वह कुकिंग करते हुए ही माधोस अंदाज में बोला, ऐना, ऐसे अपने पति को घूरना अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं खाना छोड़कर तुम ही खाने लगूं। वहीं उसकी बातों से अनाया होश में आई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर भी वह बेशर्मों की तरह धीमे से चलते हुए हर्षवर्धन के पीछे गई और उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ते हुए उसकी पीठ पर अपना सीट टिकाकर प्यारी सी आवाज में बोली, हर्ष, आपको पता है कि आप कितने हैंडसम लग रहे हो इस वक्त। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कान आ गई। वह झटके से अनाया को अपने आगे करता है और उसे आगे से बाहों में पकड़ते हुए प्यार से बोला, बीवी, क्या कह रही थी तुम? ऐसा कहते हुए हर्षवर्धन के हाथ पहले ही अनाया की बॉडी पर चलने लगे थे। उस वक्त वो दोनों काफी नजदीक आ रहे थे और अनाया भी अपनी बाहें को हर्षवर्धन की गर्दन में डालते हुए अपने चेहरे को उसके गर्दन पर छुपाकर उसके गर्दन पर एक बाइट कर लेती है। अब हर्षवर्धन के अंदर का जानवर अपने काबू में नहीं रह पाया। वह तुरंत अनाया को वहीं प्लेटफॉर्म पर बिठाते हुए उसके होठों पर टूट पड़ा। अनाया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। हर्षवर्धन उसे चूमते हुए उसकी बॉडी पर हाथ घुमा रहा था और अनाया ने जो उसकी शर्ट पहनी थी उसके 2 बटन खोल भी दिए थे। हर्षवर्धन को बेकाबू होता देख अनाया गहरी सांस लेकर उसे शांत करती है। फिर उसे सीरियसली बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। हर्षवर्धन भी उसकी आंखों की सीरियसनेस देख चुका था। वह बोला, बात क्या है? तुम परेशान दिख रही हो। अनाया एक गहरी सांस लेकर इधर उधर देखकर बोली, क्या तुमने इससे पहले दादी मां का हेल्थ चेकअप करवाया था? यह सुनकर हर्षवर्धन को थोड़ी घबराहट होती है। वह समझ गया कि जरूर बात कुछ गंभीर है। वह गहरी सांस लेकर बोला, हां, करवाया था। वह बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो गहरी सांस लेकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले मैंने उनकी पोस्ट चेक की थी। वह काफी अब नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ कुछ गलत है। यह सुनकर हर्षवर्धन की शांत चेहरे पर परेशानी के और डर के भाव आ गए। अनाया उसे शांत करते हुए, दादी मां को अब तक इस बारे में पता नहीं चला। तुम्हें किसी बहाने से उनका फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा। मैं नहीं चाहती कि पहले से ही दादी डर जाए। हर्षवर्धन कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं कल ही रजत से कहकर उनका इंतजाम करवाता हूं। तुम चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है और बोली, ठीक है, चलो, खाना बन चुका है तो हम उसे टेबल पर लगाते हैं। हर्षवर्धन भी उसे किस करते हुए बोला। बिल्कुल उसकी सर्कस से हराया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह खुद की हालत ठीक करते हुए हर्षवर्धन की मदद करने लगी। पायल के घर दूसरी ओर पायल गुस्से और बेइज्जती के मिले झूले भाव से हर्षवर्धन के घर से बाहर निकली थी। उसके अंदर बदला लेने की अलग ही आग जल रही थी। वहां से निकलकर वो सीधे ही अपने घर चली गई। घर पर पहले से ही उसके मॉम डैड मौजूद थे। वह लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। उसे इस तरह से गुस्से में आता देख उसके डेट उसे बुलाते हैं। पहले चलिए, मैं आपको हर्षवर्धन के सौतेली चाचा चाची के इंट्रोडक्शन दे देती हूं, क्योंकि यह नए किरदार है।
पहले है हर्षवर्धन के सौतेले चाचा, जिनका नाम जयेश रावत है। कहने को तो वह रावत खानदान का हिस्सा थे, लेकिन उनका दिल लालच और कपट से भरा हुआ है। उनकी नजरों में पैसा, पावर और प्रॉपर्टी ही सब कुछ था। वहीं उनकी वाइफ सुषमा रावत भी उसी तरह की औरत थी। उसके लिए भी पैसा, पावर और प्रॉपर्टी ही सब कुछ था, और वह दिखावा करने में मानती थी। वो अक्सर महंगी महंगी चीज लेकर लोगों के सामने उसका दिखावा करती थी। उसे इस चीज का काफी घमंड था कि वह रावत खानदान की बहू थी। हालांकि उसके पास ऐसे कोई हक नहीं थे, क्योंकि रावत खानदान की असली उत्तराधिकारी हर्षवर्धन था और रावत खादर की असली बहू के हक उसकी मां के पास थे। इसीलिए यह दोनों हर्षवर्धन के मां बाप से बहुत जलते थे। चले हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अपने पिता के बुलाने पर पायल उसके पास जाती है। अपनी बेटी को गुस्से में देख वो थोड़े गंभीर आवाज में पूछते हैं, क्या हुआ? तुम तो दादी के साथ हर्षवर्धन के घर गई थी। उसकी बात सुनकर पायल अपनी आंखों में नमी लाते हुए और रोते हुए बोली, डैड, आप जानते हैं कि वहां क्या चल रहा है? उसे बुढ़िया ने हम सबको बेवकूफ बनाया। उसकी बात सुनकर पायल के पिता उसे घूरते हुए पूछते हैं, साफ साफ बताओ, बात क्या है? अपने पिता की बात सुनकर पायल गुस्से में वह सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी हर्षवर्धन के घर पर हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद उनके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं और थोड़े परेशान होकर पूछते हैं, क्या सच में हर्षवर्धन की शादी हो गई? लेकिन इस बारे में अभी तक किसी को पता क्यों नहीं चला? तभी पायल की मां थोड़े गुस्से में बोली, उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत, उसने हमारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। पायल के पिता भी परेशान थे। वह थोड़ी गंभीर होकर बोले, अब हमें कुछ करना होगा, वरना वह बुढ़िया सब कुछ अपने उस लाडले पोते को दे देगी। तभी पायल की मां बोली, मैंने तो सोचा था कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से कर दूंगी जो हमारी साइड होगी और हमारे खिलाफ नहीं जाएगी, तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन उस साथीर बुढ़िया ने तो पहले ही उसकी शादी करवा दी है। तभी मैं सोचूं पिछले कुछ वक्त से वह इतनी इतरा क्यों रही थी। तभी पायल के पिता एक शैतानी मुस्कान के साथ बोले, तुम चिंता मत करो, उनके अंजाम भी उनकी मां बाप जैसा ही होगा। इतना बोलकर वह शैतानों की तरह हंसने लगी है। पायल के चेहरे पर भी कुटिल मुस्कान आ गई थी, जिसे उसके चेहरे पर बदले की आज साफ साफ नजर आ रही थी। क्या हर्षवर्धन के चाचा चखेगे कोई नई चाल? क्या इन सभी साजिशी से बाहर निकल पाएगा हर्षवर्धन? और क्या करेगी अनाया आगे? ब्लू हिल विला में डिनर टेबल पर हर्षवर्धन डिनर लग रहा था और अनाया दादी मां को लेने के लिए अंदर चली गई थी। दादी मां डिनर टेबल की ओर आते हुए अपने पोते को देखती हैं, जो किसी अच्छे हस्बैंड की तरह काम कर रहा था। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसने आज तक हर्षवर्धन का यह रूप नहीं देखा था। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनका पोता खाना भी बना सकता है। दादी मां ने तो आज तक अपने पोते को बस सभी लोगों पर हुक्म चलाते देखा था, और वह काफी छोटी उम्र से ही मैच्योर हो गया था। इसीलिए दादी मां को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उनके पोते में ऐसे भी कोई गुण है। वह डाइनिंग टेबल पर आकर साइड वाले चेयर पर बैठ जाते हैं और हर्षवर्धन को भी हेड चेक पर बिठा देती हैं। अनाया उन दोनों को डिनर सर्व कर रही थी। तभी दादी मां बोली, बैठ जाओ, तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो। यहां सभी घर के ही लोग हैं, जो कुछ भी चाहिए होगा वह हाथ से ले लेंगे। अनाया भी कुछ बोलती नहीं और बैठ जाती है। दादी मां खाना टेस्ट करते हुए बोली, क्या बात है खोते के पुत्र, तुम्हारे हाथ में तो बहुत टेस्ट है। आज तक तो तुमने अपनी इस बूढ़ी दादी को कभी खाना बनाकर नहीं खिलाया, लेकिन बीवी के आने से तुम खाना भी बनाने लगे। वही यह सुनकर हर्षवर्धन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बिना इमोशन के अपना खाना खा रहा था, लेकिन अनाया के चेहरे पर आश्चर्य आ गया, क्योंकि उसे लगा था पहले से ही हर्षवर्धन यह सब कुछ करता होगा। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि हर्षवर्धन यह सब कुछ बस उसके लिए करता है। यही सोचकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए और उसके चेहरे पर लाली छा गई। हर्षवर्धन ने यह नोटिस किया। उसके दिल में तो काफी खुशी हो रही थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आए थे। वह अनाया की प्लेट में खाना डाल रहा था और खुद भी खा रहा था। दादी मां भी अपने पोते के अंदर इस बदलाव से खुश थीं।
तभी हर्षवर्धन डिनर करते हुए बिना भाव के बोला, दादी मां, कल आपका हेल्थ चेकअप है। ये सुनकर दादी मां मुंह बिगड़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं चंगी भली हूं, भला मुझे अस्पताल जाने की क्या जरूरत, और उन मुए डॉक्टर को तो बस पैसे लूटने होते हैं, अच्छे भले इंसान को बिस्तर पर लेटा देते हैं। यह सुनकर अनाया को खांसी आ जाती है, और खांसी आए भी क्यों नहीं, वह भी एक जानी मानी डॉक्टर थी। तभी हर्षवर्धन कड़क आवाज में बोला, आप चेकर के लिए जा रही हैं दादी मां? दादी मां समझ गई कि आज उनका पोता जिद पर है, वह उन्हें भेजकर ही मानेगा, इसलिए वह बिना भाव के बोली, ठीक है, चली जाऊंगी। इतना बोलकर सभी लोग डिनर करने लगे। डिनर के बाद अनाया सब कुछ उठाने लगती है, तो दादी मां कहती हैं, तुम मेरे साथ चलो, ये सब कुछ नौकर देख लेंगे। तभी हर्षवर्धन बोला, बिल्कुल नहीं, आप चाहिए और आराम कीजिए, आपको कल चेकअप के लिए भी जाना है, उसके लिए आपकी नींद पूरी होना भी जरूरी है। दादी मां मुंह बिगाड़ते हुए अंदर चली गई। दरअसल वो आज वह वापस रावत मेंशन जाने वाली थी, लेकिन अस्पताल जाने के बहाने से हर्षवर्धन ने आज उनको यहीं रोक लिया था, ताकि वह कल हॉस्पिटल जाने में वो नखरे ना दिखाएं। दादी मां भी समझ गई थी कि हर्षवर्धन उनकी बात नहीं सुनने वाला, इसीलिए वह अपने कमरे में चली गई। हर्षवर्धन भी अपनी अनाया को लेकर रूम में चला गया। होटल के एक रूम में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक प्राइवेट लग्जरी रूम में बैठा हुआ था, और उसके हाथ में एक शराब का गिलास था। वह किसी का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर काफी कुटिल भाव थे। तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और एक लड़की चेहरे पर किलो मेकअप थोपे हुए आती है। उसने काफी छोटी और सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी। वो अंदर आकर अपनी सेक्सी टांगे दिखाते हुए और काफी स्टाइल से चलते हुए उस आदमी की ओर बढ़ जाती है। वह आदमी भी अपनी जगह पर खड़ा होता है और उस लड़की की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे गले लगाता है और काफी घिनौनी तरीके से उसे छूता है। एल देखने से ऐसा लग रहा था कि उस औरत को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे उसके लिए यह आम बात हो। वो अपनी गर्दन को सहलाते हुए बोली, फाइनली हम मिल ही गए मिस्टर बख्शी। हां, आप लोगों ने सही समझा, ये आदमी जिनकी नजरों में हवस और लालच भरा हुआ है, वह कोई और नहीं हर्षवर्धन के ऑफिस के प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड मिस्टर बख्शी है। और वो औरत जो अभी अभी अंदर आई है, उसका नाम जानवी कपूर है और वह एक एक्ट्रेस है। अब तक तो हमारे रीडर को पता चल ही गया होगा कि जानवी कपूर कौन है। अगर आप लोग भूल गए हों तो मैं याद दिला देता हूं। जानवी कपूर कोई और नहीं, हमारे हीरोइन की सौतेली बहन है, जिसने पिछले जन्म में उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। एल क्यों आई है जानवी होटल रूम में? क्या इंसान में उसकी कोई और साहिस है? और क्या होगा जब हमारी हीरोइन को इस बातें पता चलेगा? होटल रूम में अब तक आपने सुना कि अनाया की सौतेली बहन होटल किसी साजिश के तहत आती है। अब वह यहां क्यों आई है, वह हमें आगे पता चलेगा। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। वह आदमी जानवी की कमर में हाथ डालते हुए बोला, आप जैसी बड़ी हस्ती से बहुत कम ही मुलाकात होती है। जानवी भी उसे अंदाज में बोली, आप भी कुछ कम नहीं, आप इतनी बड़ी अंपायर में काम करते हैं और वह भी इतनी बड़ी पोस्ट पर। इतना बोलकर वह उसे सिड्यूस करने उसके पास ही बैठ गई। इस वक्त जानवी ने अपने एक के ऊपर एक पांव को चढ़ाया था, जिसकी वजह से उसकी छोटी ड्रेस और ऊपर चढ़ गई थी और मिस्टर बख्शी ने उस पर अपना हाथ रख दिया था। जानवी भी उसे सिड्यूस करने के अंदाज में बोली, आप तो जानते हैं कि मुझे आपसे क्या चाहिए। मिस्टर बख्शी अपने चेहरे पर लस्ट भरी मुस्कान लाते हुए बोले, मुझे पता है आपको मुझसे क्या चाहिए, लेकिन आप भी जानती हैं कि जो आप मांग रही हैं वह मिलना इतना आसान नहीं है। जानवी अपने एक हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए बोली, लेकिन आप उसकी जो चाहें वो कीमत लगा सकते हैं, यह चीज भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मिस्टर बख्शी उसके गोरे चेहरे को सहलाते हुए बोले, यह बात तो सही है, लेकिन मुझे उसके अलावा भी कुछ चाहिए। यह सुनकर जानवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह कुटिल मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, बताइए आपको क्या चाहिए। वैसे तो उसे पता था कि वो उसके साथ सोना चाहता था, फिर वो उसे पूछती है। वही यह सुन मिस्टर बख्शी उससे काफी अजीब तरीके से छूते हुए बोले, तुम्हें तो पता है मुझे क्या चाहिए।
और मुझे किस चीज का शौक है। जानवी भी उसके इंटेंशन साफ साफ समझ गई थी, लेकिन वह भी एक चालक लोमड़ी थी। वह उसे रोकती नहीं है, लेकिन अपने चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लाते हुए बोले, मिस्टर बख्शी, आपको नहीं लगता कि आपकी ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है? आखिरकार आप अपने हैसियत से ज्यादा मांग रहे हैं और कुछ ज्यादा के सपने देख रहे हैं। उसकी बात मिस्टर बख्शी को बुरी तो लगी और गुस्से से उनका छा लाल हो गया, लेकिन एक तरह से वह सही ही थी, क्योंकि मिस्टर बख्शी एक डिपार्टमेंट के सिर्फ एक हेड थे। वही जानवी कपूर इंडस्ट्री की वारिस और एक बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी। यह बात मिस्टर बख्शी जानते थे, लेकिन मिस्टर बख्शी उसे इतनी आसानी से छोड़ते वाले नहीं थे। वो उसकी ओर देखते हुए बोले, लेकिन आप भी जानती हैं कि बिना मेरी पसंद की चीज के आपको वह डिटेल नहीं मिल सकती जो आपको चाहिए। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक कुटी मुस्कान आ गई। तभी रूम का दरवाजा नोक हुआ और एक लड़की, जिसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का मेकअप किया हुआ था, वह अंदर आई। उसके हाथ में एक ड्रिंक की ट्रे थी। वह सर झुकाकर बोली, मैम, आपकी ड्रिंक जो आपने कहा था। इतना बोलकर वह टेबल पर रख देती है। जानवी भी उसे अपने हाथ से इशारा करके बाहर जाने को कहती है। तभी जानवर की नजरें मिस्टर बख्शी पर जाती है, जो कब से अपनी लस्ट भरी नजरों से उस लड़की को देख रहे थे, खास करके उसके क्लीवेज को। दरअसल मिस्टर बख्शी को लार्ज साइज वाली लड़कियां कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट करती थीं, और वो एक तरह से उनकी फैंटेसी, वासना थी। और उस असिस्ट की वो वेस्टर्न ड्रेस में उसकी क्लीवेज साफ साफ नजर आ रही थी। आज उस असिस्ता को क्या पता था कि उसकी यह ड्रेस उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी ओर यह देखकर जानवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह मिस्टर बख्शी को देखते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर बख्शी, क्या आपको वह पसंद आई? मिस्टर बख्शी एक लस्ट भरी आवाज में बोले, बुरी नहीं है, खास करके उसकी साइज। आप नहीं तो वही सही। उसकी यह बात सुनकर जानवी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वह बोली, तो डील पक्की। आप मुझे मेरी इंफॉर्मेशन, जरूरत की जानकारी दीजिए, मैं आपको वह लड़की दूंगी। दरअसल वह लड़की कोई और नहीं, जानवी की असिस्टेंट थी, जो हाल ही में जानवी के साथ जुड़ी अटैच हुई थी, और उसे जानवी की असलियत पता नहीं थी। यह सुन मिस्टर बख्शी बोले, पहले मेरा काम करवाइए, बाद में आपको आपकी चीज मिल जाएगी। जानवी ड्रिंक का गिलास हाथ में लेते हुए बोली, ठीक है, मैं आपका गिफ्ट लाती हूं। इतना बोलकर वह बाहर गई। बाहर जाकर उसने अपने मैनेजर को कुछ इशारा किया और उसको कुछ काम करने को कहा। उसका सेक्रेटरी, जिसका नाम मोहित सूरी था, वो उसी की तरह एकदम मक्कार और लालची किस्म का इंसान था। वह समझ गया कि उसकी मैडम क्या चाहती है। वह तुरंत वहां से अपना काम करने के लिए निकल गया। जानवी भी वापस अंदर आ गई और मिस्टर बख्शी से बोली, आप मुझे एक बार फाइल दिखा दीजिए ऐका, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आपकी इंफॉर्मेशन, जानकारी सही है। तब तक आपका तोहफा भी आ जाएगा। मिस्टर बख्शी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वह जानते थे कि यह इंफॉर्मेशन कितनी कीमती है। वो आगे बोले, अब पैसों की बात कर ले। यह सुनकर जानवी एक ब्रीफ केस खोलते हुए बोली, इतना अमाउंट काफी है। दरअसल सामने एक टेबल पर तकरीबन 2 करोड़ का अमाउंट नजर आ रहा था। यह देखकर मिस्टर बख्शी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह बोले, डील मंसूर है। वह अपने पास से एक फाइल निकालकर जानवी को दे देता है। जानवी वो फाइल देखते हुए अपने चेहरे पर कुटीर मुस्कान लाकर बोली, इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया मिस्टर बख्शी। तो ये डील फाइनल रही। तभी दरवाजा नोक हुआ और जानवी का मैनेजर अपनी बाहों में एक बेहोश लड़की को लेकर अंदर आता है। वह लड़की काफी नशे में थी। ये कोई और नहीं, जानवी की वही असिस्टेंट थी जो थोड़ी देर पहले अंदर आई थी। मोहित सूरी उसे बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, बॉस, काम हो गया। जानवी भी मिस्टर बख्शी से हाथ मिलाते हुए बोली, ये रहा आपका दूसरा तोहफा। अब आप भूल जाना कि आप मुझे जानते हैं और मुझे कभी मिले थे, क्योंकि वो आगे रावत इंडस्ट्री की दुश्मन नहीं बनना चाहती थी। मिस्टर बख्शी भी उस असिस्टेंट को देखकर बोला, ठीक है, दिल डन। इतना बोलकर वह असिस्टेंट की ओर बढ़ गया और जानवी अपने मैनेजर के साथ वहां से निकल गई। उसने जाते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख।
और नहीं उसके चेहरे पर अपनी असिस्टेंट को लेकर कोई गिल्ट था। वो लोग इस बात से अनजान थे कि किसकी नजर उन पर ही टिकी हुई है। दूसरी ओर वह असिस्टेंट इतने नशे में थी कि उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। थोड़ी देर में ही मिस्टर बख्शी किसी भूखे भेड़िया की तरह उसे असिस्टेंट पर टूट पड़ा। उसकी वो घिनौनी नजरें कब से ही उस लड़की की बड़ी साइज पर थी, क्योंकि ने में उसके कपड़े इधर उधर हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर मिस्टर बक्सी उसे नोच रहा था। वह असिस्टेंट भी नशे की हालत में खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी और थोड़ी ही देर में उस कमरे में से उस असिस्टेंट की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मिस्टर बक्सी इस मामले में एक दरिंदा था। उसके हिसाब से लड़की एक खिलौना थी जिसे आदमी खेलते थे और वो इस खेल का शौकीन था। इसीलिए उस लड़की की चीखें और दर्द से भरी आवाज मिस्टर बक्सी को और ज्यादा जानवर बना रही थी। कौन है वो इंसान जो इन सब पर नजर रख रहा है? और क्या यह असिस्टेंट अपने साथ हुए इस हादसे का बदला लेगी? क्या इस चल से बच पाएंगे अनाया और हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के कमरे में अनाया लैपटॉप लेकर अपने कुछ मेल चेक कर रही थी और अपने कुछ पेशेंट की इंफॉर्मेशन देख रही थी, जिसे पिछले कुछ वक्त में उसने ऑपरेशन किया था। उसकी एक पर्सनल रिसर्च लैब भी थी। हालांकि वह दुनिया की जानी मानी लैब थी। वहां पर बनने वाली दवाई और रिसर्च का मुकाबला दुनिया की कोई कंपनी नहीं कर सकती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस लैब का ऑनर कौन था। बस चंद लोगों को छोड़कर तभी अनाया का फोन बजता है। अनाया फोन की स्क्रीन को देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वह अपने काम में काफी फोकस थी, इसीलिए वह बिना ज्ञान के फोन को उठाकर स्पीकर पर छोड़ देती है। सामने से एक गार्ड की गंभीर आवाज आई। वह गार्ड जानवी पर काफी नजदीक से नजर रखता था। वो बोला, मैम जैसा आपने कहा था उसने वैसा ही कहा है और किया है, लेकिन इन सब में एक गलत चीज हो गई। यह सुनकर अनाया के हाथ अपने लैपटॉप पर रुक जाते हैं और वह फोन की ओर घूरते हुए कड़क लहजे में बोली, कौन सी गलत चीज? वह आदमी थोड़ा परेशान होकर बोला, उसने अपनी जगह पर अपनी नई असिस्टेंट को फंसा दिया और उस आदमी ने उस नई लड़की के साथ हैवन्याय दिखाई। वह अभी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया गुस्से में बोली, और तुम मुझे अब बता रहे हो, क्या वह लड़की इनोसेंट थी? वह आदमी थोड़ा गंभीर होकर बोला, जी मैम, वह काफी इनोसेंट थी। वह भी अभी उसकी टीम में आई है। उसे उसकी असलियत नहीं पता, इसीलिए वह उसे काफी अच्छा मानती थी और उसके लिए लोगों से भी लड़ती थी। अगर कोई उसे गलत भी बोल दे तो यह उसका जीना हराम कर देती थी। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह बोली, लेकिन यह गलत हुआ। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। तभी एक मजबूत और ठंडे हाथ ने उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ ने उसका सर सहला दिया। ऐसा होते ही अनाया चौंक गई। तभी किसी ने अपने सिर को अनाया के कंधे पर टिका दिया। दरअसल हर्षवर्धन, जो अपने स्टडी रूम से कमरे में आया था, उसने यह सब कुछ सुन लिया था और उसे समझ भी आ गया था कि यह किसकी बात हो रही है। लेकिन अपनी छोटी सी बीवी को परेशान देखकर वह उसे शांत करने लगा और उसके पीछे ही बैठ गया। इस अचानक किसी को खुद को बाहों में भरत देख अनाया एक पल के लिए तो जेब ही गई थी, लेकिन फिर जाने पहचानी खुशबू को महसूस करके उसके कंधे पर सर टिका दिया। अब उसके चेहरे पर वह परेशानी की लकीरें भी गायब हो गई थीं। हर्षवर्धन एक कड़क लहजे में बोला, उस लड़की पर नजर रखो। वह कुछ गलत नहीं करनी चाहिए और उसे हमारी साइड से गवाही देने के लिए तैयार करो। वही फोन पर अपनी मैडम के अलावा किसी और का ऑनर्डर सुनकर एक पल के लिए तो वह आदमी डर गया, क्योंकि आज तक उसे पता नहीं था कि उसकी मैडम के साथ कोई और भी रहता है। उसे खामोश देखकर अनाया भी उसकी उलझन समझ गई। वह ऐसे ही आंखें बंद किए हुए हर्षवर्धन के कंधे पर सिर टिकाकर गंभीर लहजे में बोली, जैसा तुम्हारा बॉस ने कहा है वैसा करो। इतना बोलकर वह फोन काट देती है। हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, तुम्हें ऐसे दूसरे लोगों के लिए परेशान होने की इजाजत नहीं है बीवी। तुम हर किसी को नहीं बचा सकती। वह उसकी चॉइस है कि वह ऐसे इंसान के साथ काम करती है। तभी अनाया आंखें बंद किए हुए ही बोली, क्या तुम्हें तुम्हारे एम्प्लॉय मिस्टर बख्शी पर गुस्सा नहीं आ रहा?
हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, जब तुमने मुझे डिटेल दी थी तभी मैंने उसकी इंक्वायरी करवाई थी। मुझे पता चल गया था कि वह कोई सही इंसान नहीं है। मैं तो तुम्हारे चाल चलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था तुम अपने तरीके से उससे निपटना चाहती हो, वरना तुम जानती हो कि गद्दारों के साथ मैं क्या करता हूं। इतना बोलकर वह उसके गाल पर एक हल्की सी किस कर देता है। यह सुन अनाया गहरी सांस लेकर बोली, अब इन सब से तुम ही निपट लो, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे बहुत सारा काम देखना है। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह उसके पेट को सहलाते हुए बोला, जरूर बीवी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी अनाया गहरी सांस लेकर बोली, पहले उन्हें उड़ने देना, उसके बाद नीचे गिराना। मैं नहीं चाहती कि मेहता इंडस्ट्री इतनी जल्दी बर्बाद हो। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी कुटिल मुस्कान आ गई और वह उसको स्निफ करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो बीवी, मुझे गद्दारों को अपनी उंगलियों पर नचाना बहुत पसंद है। मैं उसके साथ काफी अच्छे से खेलूंगा। यह सुनकर अनाया भी समझ गई कि वह मेहता इंडस्ट्री को छोड़ेगा नहीं। तभी अनाया बोली, वैसे कल मैं एक चैरिटी ऑक्शन में जा रही हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनते ही हर्षवर्धन थोड़ा गंभीर होकर बोला, क्या तुम कपूर इंडस्ट्री के चैरिटी ऑक्शन की बात कर रही हो? अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, हां बिल्कुल। हर्षवर्धन जानता था कि यह चैरिटी ऑक्शन उसकी बीवी के लिए कितना जरूरी है। पहले ही अनाया ने अपने बारे में हर्षवर्धन को कुछ नहीं बताया था, लेकिन थोड़ी बहुत चीज उसने भी पता करवाई थी और उसे पता था कि उसकी बीवी के लिए उसकी मां क्या मायने रखती थी। वह थोड़ा परेशान होकर बोला, क्या तुम वहां कंफर्टेबल रहोगी? अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, वह लोग मेरी मॉम की चीज ऑक्शन कर रहे हैं और मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि मेरी मॉम की चीज किसी और के हाथ में जाए। वह सारी चीज मुझे चाहिए। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ खरीद लूंगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि ऑक्शन में मिला हुआ एक भी रुपया कपूर खानदान के पास ना रहे। यह सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा परेशान होकर बोला, लेकिन बीवी, ऐसा कैसे हो सकता है? यह ऑक्शन वही लोग करवा रहे हैं। अनाया अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, अभी वह मैं देख लूंगी। बस तुम्हें मेरी हां में हां मिलानी है। क्या तुम्हें मंजूर है? हर्षवर्धन भी समझ गया कि सब कुछ उसकी बीवी देख लेगी। वह बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो ऐसा हो जाएगा। हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए आगे पूछता है, वैसे बीवी, क्या मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकता हूं? अनाया अपने लैपटॉप को बंद करते हुए हर्षवर्धन की ओर गहरी नजरों से देखते हुए कहा, हर्ष, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने के लिए परमिशन लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? हर्षवर्धन अपनी नजरें अनाया की नजरों से मिलाते हुए गंभीर लहजे में पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने कपूर खानदान को अब तक कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है तुम उससे आसानी से निपट सकती हो। अनाया यह सुनते ही किसी गहरी सोच में सब गई थी कि कैसे उसे पता चला था कि कोई मिस्टीरियस ताकत कपूर खानदान की मदद कर रही है और उसने खुद को बहुत अच्छे से खुद को छुपाया हुआ है। वहीं उसे खोया देख हर्षवर्धन भी समझ गया था कि बात कोई अच्छी नहीं है। जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में अनाया अभी उससे कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन हर्षवर्धन को इतना यकीन हो गया था कि अनाया उसके लिए बहुत खास है और वो अनाया के लिए उनका मिलना बचपन से ही लिखा था, जैसे उन दोनों की मॉम बहुत अच्छी दोस्त थीं। लेकिन वह अभी भी अनाया की जिंदगी के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरोस था। हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, लेकिन वाइफी, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता। अनाया उसकी बाहों में और ज्यादा सिमटते हुए बोली, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हर्ष, बहुत जल्द तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। वैसे अभी भी मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। वैसे भी हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। बस एक दूसरे पर यकीन होना चाहिए और यह कभी मत खोना।
इतना बोलकर अनाया उसे अपनी बाहों में और ज्यादा कश लेती है। हर्षवर्धन को भी समझ आ गया कि अनाया को ट्रस्ट इशू है। वह इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करती, इसीलिए वह उसे अपनी बाहों में करते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, वाइफी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगा। हम दोनों ऐसे ही रहेंगे हमेशा। पता नहीं क्यों, लेकिन हर्षवर्धन की इतनी इमोशन भरी हरकत और इतनी इमोशनल बातें सुनकर अनाया के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। लेकिन अनाया का चेहरा हर्षवर्धन के सीने में छुपा होने की वजह से हर्षवर्धन यह नोटिस नहीं किया। दरअसल अनाया को पिछले जन्म की कुछ यादें याद आ रही थीं, जहां पर विशाल उसे झूठे वादे कर रहा था और उसके पीछे उसी की बहन के साथ अपनी रातें गुजार रहा था। एक तरह से विशाल ने अनाया को सिर्फ इसीलिए धोखा दिया था क्योंकि वह उसकी फिजिकल नीड पूरी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ड्रग और अलग अलग दवाइयों की वजह से उसकी सौतेली मां और बहन ने उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वह विशाल की फिजिकल नीड पूरी नहीं कर सकती थी। और इस चीज का फायदा जानवी ने उठाया था। शायद यही वजह थी कि इस जन्म में अनाया इतनी बोल्ड रही थी। वह इतने अच्छे से हर्षवर्धन से फ्लर्ट कर लेती थी, जहां पिछले जन्म में वह किसी इंसान की ओर आंखें उठाकर नहीं देखती थी। वहां इस जन्म में अनाया ने खुद को दुनिया की सोच से बिल्कुल उलट बना लिया था। उसका मानना था कि जो उसका है वह उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने देगी। वह उस पर उसका हक समझती थी और यही वजह थी कि वह इस जन्म में हर चीज छीनने के लिए तैयार रहती थी। जहां वह पिछले जन्म में हर चीज परिवार और प्यार के लिए कुर्बान करने को तैयार रहती थी, और उसकी कुर्बानी का यह सिला मिला कि आखिर में उसे मरना पड़ा था। यही सब कुछ सोचते हुए वह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। क्या अनाया का भरोसा पूरी तरह से हर्षवर्धन जीत पाएगा? क्या पायल रावत करेगी कोई नई मुसीबत खड़ी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।